बच्चों, इससे पहले हमने देखा था कि शरीर के आंतरिक अवयवों के अंतर्गत मस्तिष्क, वक्ष गुहा, उदर गुहा और कटी गुहा किस प्रकार से अपने निश्चित स्थान पर स्थिर रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके पश्चात क्या। तो बच्चों, इसी प्रकार धड़ के अंदर वाले खोखले भागों को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखिए, मस्तिष्क के नीचे वाले भाग को हम वक्ष गुहा, फिर उदर गुहा और कटी गुहा कहते हैं। हमारी छाती यानी उसे हम क्या कहते हैं, वक्ष के आंतरिक भाग वाले खोखले स्थान को वक्ष गुहा कहा जाता है, जो कि मस्तिष्क के बाद आप दिखाई दे रहा है आपको, ये भाग वक्ष गुहा है। तो बच्चों, इसके पश्चात पेट के आंतरिक भाग वाले खोखले भाग को 2 भागों में बांटा गया है। इन भागों को उदर गुहा और कटी गुहा कहा जाता है। इन्हीं 3 खोखले भागों में हमारे शरीर के लगभग सभी आंतरिक अवयव स्थित होते हैं। इनकी रचना ऐसी होती है कि ये एक स्थान पर स्थिर ही होते हैं। ये अपने स्थान से हिलते डुलते नहीं हैं, परंतु ये अपने स्थान को छोड़कर यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं। वे अपने स्थान पर ही हिल डुल सकते हैं। मतलब जैसे पेट है, तो पेट को हम अपने स्थान पर चाहे जितना यहाँ वहाँ हिला लें, परंतु वो अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, वो उसी स्थान पर स्थित रहेंगे। तो इसी तरीके से हमारे शरीर के आंतरिक भागों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर जो होता है मस्तिष्क गुहा, वो हमारा नियंत्रण केंद्र होता है, परंतु इसके पश्चात शरीर के 3 भागों को बांटा गया है। अब इसके अंतर्गत आप आगे देखिए, ग्रास नलिका और ग्रसनी को दिखाने के लिए ये प्रयोग बताया गया है। एक व्यक्ति है जो कि अपने हाथों से टोटी को पकड़े हुए है। आप देखिए कि इस टोटी को कहाँ से जोड़ा गया है, नल से जोड़ा गया है, बिल्कुल। और नल के द्वारा जो पानी डाला आ रहा है, वो टोटी से कहाँ भरा जा रहा है, यस, इस बड़े से बर्तन में उसे भरा जा रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि पीपा जो होती है वो टोटी से कुछ दूरी पर होने पर भी टोटी द्वारा बाहर गिरने वाली पानी को पीपा तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसका क्या कारण है? इस प्रयोग के द्वारा आपको दर्शाया जा रहा है कि ग्रास नली यानी कि ग्रसनी किस तरह से कार्य करती है। देखो बच्चों, संलग्न आकृति में आप देख रहे हो, सबसे ऊपर है जो हमारा मुख दिया है। मुख यानी जहाँ पे आप भोजन करते हो। फिर ये मुख से होते हुए एक पतली सी नली, जैसा आपको टोटी को बताया गया था ना, उसी तरीके से पतली सी नली हमारे पेट तक जाती है, यानी कि उदर गुहा तक जाती है। इसे कहते हैं ग्रास नलिका यानी कि ग्रसनी। और जहाँ पर हमारे भोजन के पाचन का कार्य होता है उसे कहते हैं जठर। ठीक है। तो संलग्न आकृति में मुख और आमाशय यानी कि जठर नामक आंतरिक अंग दिखाए गए हैं। ये अंग भोजन के पाचन का कार्य करते हैं। इसमें आमाशय ऐसा अंग है जो उदर गुहा से स्थित होता है। मुख में से ग्रास को आमाशय तक पहुंचाने वाली इस नलिका एक नली होती है जो मुख से लेकर कहाँ तक है, देखिए आमाशय तक है। इस नलिका को क्या कहते हैं, ग्रास नलिका यानी कि ग्रसनी कहते हैं। भोजन को चबाने के लिए जब हम मुंह का उपयोग करते हैं और जीभ द्वारा हमें उसे क्या मिलता है, स्वाद मिलता है, स्वाद की जानकारी मिलती है। दांतों द्वारा हम भोजन को चबाते हैं। चबाते समय इसमें लार मिश्रित होती है, जिससे भोजन का आर्द्र गोला बन जाता है। उसे आसानी से निगल सकते हैं। निगला गया भोजन का यह गोला ग्रास नलिका में जाता है और ग्रास नलिका की दीवार लचीली होती है। इसके कारण भोजन का ग्रास नलिका में से होकर आमाशय तक आसानी से पहुंच जाती है। तो बच्चों, आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि मुख में आप खाना खाते हो, ठीक है, लेकिन जब आप भोजन को चबाते हो ना अच्छे से, आपको जीभ से उसका स्वाद मिलता है और उसी के बाद आप उस भोजन को अच्छे से चबाते हो। दांतों द्वारा आप क्या करते हो, भोजन को बहुत चबाते हो। लेकिन जब आप चबाते हो तो हमारे जीभ से एक तरह की लार निकलती है जो कि भोजन में मिल जाती है और वो हमारे भोजन को पचाने में सहायता भी करती है। और फिर ये जो भोजन है, जब हम निगलते हैं, ये गोला जब अंदर जाता है तो ये इसी ग्रास नलिका द्वारा होते हुए आमाशय तक पहुंचता है। ठीक है।
इतना आप समझ गए। अब आप क्या तुम जानते हो इसके बारे में देखते हैं। भोजन जो आप करते हो इसके अंतर्गत तुम्हें क्या क्या चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। भोजन की यात्रा हमारे मुख से प्रारंभ होती है और आंतरिक अवयवों की सहायता से उदर गुहा तक भोजन का पाचन होता है। भोजन का न पचा हुआ भाग विष्ठा यानी कि मल के रूप में गुर्दा द्वार के माध्यम से निकाल दिया जाता है। यहाँ पर भोजन की यात्रा समाप्त हो जाती है। भोजन की यह मात्रा मुख से उदर गुहा तक एक लंबी नली जैसे मार्ग से होती है। इस नलिका को आहार नाल कहते हैं। नली जैसी इस मार्ग की लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। अलग अलग पाचक अंगों द्वारा भोजन का यह मार्ग तैयार होता है। ग्रास नलिका ग्रसनी भी आहार नाल के मार्ग का ही एक आंतरिक अवयव है। तो बच्चों आप अच्छे से समझ लें कि जब आप भोजन करते हो तो भोजन जब आप लेते हो अंदर तो उसके अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो वो उदर गुहा से होते हुए भोजन हमारा नीचे जाता है यानी कि आमाशय में जाता है और जठर और महाशय के अंतर्गत उसका पाचन होता है। परंतु पाचन होते समय कुछ ऐसे भाग होते हैं जो पाचन क्रिया नहीं हो पाती, वो विष्ठा द्वारा निकाल दी जाती है। अब इसके पश्चात आता है हमारा हृदय। अब हृदय के बारे में हम जानेंगे। अब हमने सबसे पहले क्या देखा, हमारे शरीर के कितने भाग होते हैं। पेट के अंतर्गत उदर गुहा कटी गुहा होती है। उसके पश्चात हमने देखा कि ग्रास नलिका क्या होती है, ग्रास नलिका कहाँ से कहाँ तक होती है वो देखा। अब इसके पश्चात हम देखेंगे हृदय। बच्चों देखिए चित्र के अंतर्गत आपको हृदय नज़र आ रहा है। हमारा हृदय इसी तरीके से दिखता है। हृदय की आकृति पहले दी गई है और वो किस स्थान पे होती है वो हमारे दूसरे चित्र में मनुष्य के अंतर्गत दिखाई गया है कि किस स्थान पर होता है। ठीक है, ध्यान से चित्र दोनों को देखिए और बातों को जो मैं कह रही हूँ अच्छे से समझेंगे। हमारे शरीर में रक्त होता है। हमारे शरीर में क्या होता है बच्चों, रक्त होता है। बिल्कुल हम ये सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त होता है और श्वसन द्वारा हम हवा शरीर के अंदर यानी कि फेफड़ों में लेते हैं। जब आप सांस लेते हो तो आप क्या करते हो, नाक से हवा को अंदर लेते हो और वो कहाँ जाती है, हमारे फेफड़ों में, यानी सबसे ऊपर जो हमारी होती है वक्ष गुहा, उसके अंतर्गत फेफड़े हृदय आते हैं और वहाँ पर वो हवा अंदर जाती है। रक्त द्वारा यह हवा शरीर के प्रत्येक अवयव तक पहुँचाई जाती है। जो हवा आप फेफड़ों में पहुँचाते हो वो हवा कहाँ जाती है, हृदय में जाती है, यानी कि रक्त के अंतर्गत जाती है और रक्त के द्वारा ही हवा हमारे पूरे शरीर तक पहुँचाई जाती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होने के बाद शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यय तक पहुँचाने का कार्य रक्त ही करता है। जो आप खाना खाते हो, भोजन करते हो, उसमें जो भी पाचन क्रियाओं द्वारा आपको जो भी पोषक तत्व मिलते हैं उन सभी पोषक तत्वों को हमारे शरीर में हर अंग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है। इसके लिए पूरे शरीर में फैली हुई रक्त वाहिनियों में से रक्त का प्रवाह बनाए रखना पड़ता है। यह कार्य कौन करता है, हृदय करता है। तो जो हमारा हृदय है, जो आप यहाँ पे हृदय देख रहे हो, ये हृदय ही है जो अपने रक्त वाहिनियों द्वारा रक्त का पूरा प्रवाह पूरे शरीर तक पहुँचाता है। हृदय हमारे शरीर का महत्वपूर्ण आंतरिक अवयव है। यह वक्ष गुहा के बीचों बीच परंतु थोड़ा से बाएं ओर होता है। देखिए दूसरे चित्र में आपको दिख रहा है ना कि वक्ष गुहा में होता है। हृदय कहाँ होता है बच्चों, वक्ष गुहा में होता है, फेफड़ों के बीच में, परंतु ये थोड़ा से बाएं ओर होता है। थोड़ा से बाएं ओर है, बीच में नहीं है बिल्कुल। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि वक्ष गुहा के बीचों बीच परंतु थोड़े से बाएं ओर हृदय होता है। यह हमारी मुट्ठी की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। आप अपनी मुट्ठी बांधिए तो आपकी मुट्ठी जितनी बड़ी होगी ना बच्चों, उससे बस थोड़ा सा बड़ा आपका हृदय का आकार होगा। हृदय की दीवारें बहुत ही लचीली होती हैं और ये हृदय कैसा होता है, बहुत ही लचीला होता है, बहुत ही नरम होता है और यही कारण है कि ये अपना कार्य बड़े आसानी से कर पाता है। बच्चों ये हृदय कैसे कार्य करता है इसको समझने के लिए आगे एक प्रयोग दिया हुआ है छोटा सा, तो आप उसे ध्यान से समझिए, देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हृदय कैसे कार्य करता है। अब देखिए
यहाँ पे उसे समझने से पहले एक नया शब्द देखिए, हृदय का आकुंचन। हृदय का मूल आकार कम होना और हृदय का शिथिलन यानी कि आकुचित हृदय का पुनः पूर्व आकार में प्राप्त करना। हृदय का आकुंचन का मतलब क्या है? यानी कि हृदय का मूल आकार कम होना। जब आप हृदय दबता है यानी कि अंदर की ओर जाता है तो उसे कहते हैं हृदय का आकुंचन यानी कम होना। जैसे एक गुब्बारा होता है ना, जब आप उसको दबाते हो तो वो होता है आकुंचन यानी कि हृदय का आकुंचन हुआ। और शिथिलन का मतलब हुआ जब आप उस गुब्बारे को छोड़ते हो तो फिर से अपने पोजीशन में आ जाता है, वो होता है शिथिलन। अब ये प्रयोग करके आप अच्छे से इस बात को समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक लड़की दी हुई है। अब इस प्लास्टिक के बोतल के ऊपर एक छेद किया गया, उसमें रिफिल डाली गई। रिफिल को इस तरह से डाला गया है कि वो नीचे के भाग तक पहुँचे। अब इसके पश्चात इस बोतल में अच्छे से पानी भर दिया है और फिर उससे ढक्कन से आराम से ढक दिया अच्छे से। अब इस बोतल को जैसे वो दबाएगी तो क्या होगा? रिफिल के द्वारा वो पानी ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि उस पर प्रेशर होगा, दाब पड़ेगा और वो तेज़ गति से पानी क्या होगा? बाहर की ओर निकलेगा। जिस तरह से दूसरे चित्र में आपको नज़र आ रहा है, फव्वारे की तरह दिख रहे हैं ना बच्चों। इसी तरीके से हमारा हृदय भी कार्य करता है। देखो बच्चों, अब इसी तरीके से होता है हमारे शरीर में बहुत सारे रक्त वाहिनियों द्वारा हृदय के अंतर्गत रक्त जाता है। और उसी तरीके से जैसे रक्त उसके अंदर जाता है उसमें आकुंचन और शिथिलन होता है। जब उसमें आकुंचन होता है तो रक्त बाहर की ओर यानी कि बाहर की नलिकाओं की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। जब शिथिलन होता है तो वह पुनः अपने आकार में आ जाता है और उसके अंतर्गत और रक्त आना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको आकुंचन और शिथिलन का अर्थ समझ में आ गया होता है। अब आगे करके देखते हैं। अभी देखिए, हृदय के प्रत्येक आकुंचन को हृदय का स्पंदन कहते हैं। हृदय के प्रत्येक आकुंचन को हृदय का स्पंदन कहते हैं। यदि हम अपने हाथ के वक्ष के बाएं हाथ के थोड़ा बाएं ओर रखें तो हमें हृदय के स्पंदन का आभास होता है। बच्चों, आप अपने हाथ को अपने हृदय पे यानी कि जहाँ उसका स्थान बताया गया है कि बीच के बाएं ओर थोड़ा सा रखें, आपको अपने हृदय का स्पंदन का आभास होता है। हमारे शरीर में बच्चों हृदय का जो भी आकुंचन और शिथिलन बिना रुके बारी बारी से होता रहता है। हृदय का आकुंचन होने पर हृदय का रक्त वाहिनियों से प्रवाहित होता है और बाद वाले प्रत्येक आकुंचन के बाद वह आगे की ओर बढ़ता रहता है। हृदय के प्रत्येक आकुंचन को स्पंदन कहते हैं। और अपने हथेली के वक्ष के मध्य भाग के बाएं ओर रखो, हृदय के स्पंदन का आभास होता है। इसका अनुभव करो। जो आप चाहो तो अपने हाथों को बाएं वक्ष की ओर रख के उसके स्पंदन का आभास कर सकते हो। कलाई के पास त्वचा के अंततः समीप से जाने वाली रक्त वाहिनियाँ होती हैं। यदि यह अपनी उंगलियां वहां ठीक स्थान पर रखें तो आपको हमें इस स्पंदनों की जानकारी होती है। इस स्पंदन को हम नाड़ी का स्पंदन कहते हैं। देखो बच्चों, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? आपके हाथ के नाड़ी पे अपना उंगली रखता है वो अच्छे से और उसे उसका आभास करता है। तो ये होता है नाड़ी का स्पंदन। ठीक है, अब आप देखते हैं कि जब हम शांत होकर सोते हैं तो नाड़ी का स्पंदन मंद गति से होता है और जब हम दौड़ते हैं, तेज़ी से दौड़ते हैं तो नाड़ी का स्पंदन तीव्र गति से होता है यानी कि नाड़ी की स्पंदन बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमारे हृदय का कार्य और रक्तचाप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्पंदन भी तीव्र हो जाता है। जब हम शांत होते हैं तो वो भी बहुत आराम से स्थिरतापूर्वक अपना कार्य करता है, जिसके उसका स्पंदन मंद हो जाता है, धीमा हो जाता है। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं फेफड़ों के बारे में। फेफड़ों के बारे में देखते हैं। जब हम श्वसन करते हैं तब नाक द्वारा शरीर के अंदर लेते हैं। हवा हम शरीर के अंदर लेते हैं। नाक द्वारा हम हवा को अंदर लेते हैं। जिस आंतरिक अवयव
द्वारा पूरे शरीर में हवा पहुंचाई जाती है उसे फुसफुस यानी कि फेफड़े कहते हैं। हमारे 2 फुसफुस होते हैं, ये वक्ष गुहा में होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वक्ष गुहा में फेफड़े और हृदय दोनों होते हैं। इसमें एक बाईं ओर होता है और दूसरा दाईं ओर होता है। दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा बाईं और थोड़ा बाईं ओर हृदय होता है। वहाँ बाएं फुसफुस के बीच खोखला स्थान होता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा सा बड़ा होता है। अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे चित्र में आपको 2 फेफड़े नज़र आ रहे हैं और फेफड़ों के बीच में क्या है, हमारा हृदय है। और हृदय के स्थान को बनाए रखने के लिए फेफड़ों के आकार और स्थान में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। देखिए यहाँ पे फेफड़ों के बीच में बाईं ओर कौन है, हृदय होता है और उसी बाईं ओर के हिस्से में थोड़ा सा खोखला भाग स्थान होता है ताकि वहाँ पे हृदय का स्थान उचित रूप से रह सके और वो थोड़ा सा बड़ा भी होता है। अंदर ली गई हवा फुसफुसों तक पहुंचाने वाली नली जैसा एक आंतरिक अवयव होता है जिसे श्वसन नाल कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। श्वास नली में आगे 2 शाखाएं निकाली जाती हैं। इन शाखाओं को श्वसनिका यानी कि श्वसनी कहते हैं। और सांस अंदर लेने पर फुसफुसों में थोड़ा सा प्रसरण होता है। यही कारण है कि सांस अंदर लेने पर हमारी छाती क्या हो जाती है, फूल जाती है। हमने शुरू में एक चित्र देखा था ना, उसमें दिखाया था कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती क्या हो जाती है, फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे दिखाया गया है। तो हृदय और फेफड़ों के काम जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये दोनों आंतरिक अवयव अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है और ये वक्ष गुहा के पसलियों के पिंजड़ों में होते हैं जिसे उनकी सुरक्षा होती है। अब इसके पश्चात हमें देखना है मस्तिष्क के बारे में। सबसे पहले सबसे ऊपरी भाग में जो हमने देखा था मस्तिष्क गुहा, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया बच्चों कि मस्तिष्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे अंग का, क्योंकि सिर के ऊपरी खोखले भाग में स्थित मस्तिष्क हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आंतरिक अवयव है। हमारी सभी गतिविधियों पर मस्तिष्क नियंत्रण करता है। तो हमारी जो भी गतिविधियाँ होती हैं सब में मस्तिष्क ही नियंत्रण करता है। दुख होना, सुख होना, क्रोध करना, इन समस्त भावनाओं की जानकारी हमें मस्तिष्क से ही प्राप्त होती है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी गई जानकारियों का अर्थ भी मस्तिष्क द्वारा ही समझा जाता है। यदि मस्तिष्क में कोई रोग और विकार हो जाए तो मनुष्य अस्थायी रूप से अपंग हो सकता है अथवा उसकी मृत्यु भी हो सकती है, संभावना रहती है। इसके लिए मस्तिष्क के महत्वपूर्ण और संपूर्ण सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रकृति ने मस्तिष्क की खोपड़ी के मजबूत कवच के अंदर इसे रखा है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे चित्र में आप देखिए जो मस्तिष्क है हमारा सबसे ऊपरी भाग में होता है, यह स्थायी होता है और इसके साथ साथ इसे बहुत ही मजबूत खोपड़ी के कवच के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बहुत ही नाजुक भी होता है। अब आगे देखिए हम कि क्या तुम जानते हो, हम कविताएं पढ़ते हैं, वे हमारे मस्तिष्क में अस्थायी हो जाते हैं। हमें इसका ध्यान हमेशा रहता है कि मस्तिष्क में इस कार्य को स्मरण शक्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्मरण शक्ति किसे कहते हैं समझ में आ गया आपको? जो चीज़ें हमें ध्यान में रहता है उसे हम मस्तिष्क कार्य को स्मरण शक्ति कहते हैं। हमने क्या सीखा? शरीर के अंदर होने वाली बहुत सारी महत्वपूर्ण क्रियाएं अलग अलग अवयव होती हैं। ये अवयव शरीर के अंदर होती हैं, ये बाहर से दिखती नहीं, इन्हें आंतरिक अवयव कहते हैं। सिर और धड़ के अंदर खोखले भाग होते हैं। इन खोखले भागों में आंतरिक अवयव सुरक्षित रहते हैं। जो हमारा सिर है और जो हमारे धड़ के अंदर खोखला भाग है उनके अंतर्गत हमारे आंतरिक अवयव सुरक्षित रहते हैं। जैसे मैंने देखा था ना मस्तिष्क गुहा और वक्ष गुहा के अंतर्गत कैसे हमारे फेफड़े, मस्तिष्क और हृदय सुरक्षित रहते हैं, वही बात। निगले गए भोजन के गोले को गले में से जठर तक
ग्रास नलिका यानी कि ग्रसनी पहुंचाती है, इसे भोजन नली कहते हैं। ये वक्ष गुहा में होती है, मतलब हमारी जो वक्ष गुहा है उसमें से होते हुए ग्रास नलिका जाती है और ये निगले हुए भोजन के गोले को कहाँ तक पहुंचाती है? जो आप मुंह में गोला डालते हो भोजन का, वो जठर तक ले जाती है। इस पूरे नली को हम क्या कहते हैं? ग्रास नलिका यानी कि ग्रसनी कहते हैं, भोजन नली भी कहते हैं इसे। ठीक है बच्चों। पूरे शरीर में फैली हुई रक्त वाहिनियों के जाल द्वारा रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता रहता है। यह हृदय के आकुंचन तथा शिथिलन द्वारा ही होता है। हृदय के आकुंचन के कारण ही रक्त वाहिनियों के अंदर हृदय का रक्त आगे की ओर प्रवाहित होता रहता है। जैसा कि आपने प्रयोग में करके देखा था कि जब जब आप उस बॉटल को दबाएंगे तब तक क्या होगा? पानी जो है बाहर की ओर निकलता रहेगा। उसी तरीके से जैसे जैसे हृदय आकुंचन करती है यानी कि अंदर की ओर दबती है गुब्बारे की तरह, तो हृदय का जो हृदय में से रक्त वाहिनियों द्वारा रक्त बाहर जाता है और जैसे जैसे आकुंचन और प्रसरण होता है उसी रफ्तार से हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता रहता है। श्वसन द्वारा शरीर के अंदर ली गई हवा जिस आंतरिक अवयव द्वारा शरीर के अंगों तक पहुंचाई जाए उन्हें फुसफुस या फेफड़े कहते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। और कितने फुसफुस होते हैं, कितने फेफड़े होते हैं? 2 होते हैं। हृदय और फेफड़े वक्ष गुहा के पसलियों के बीच में सुरक्षित रहते हैं। मस्तिष्क हमारा सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण आंतरिक अवयव है। सिर के खोखले भाग में अत्यंत खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क का सुरक्षित भाग का स्थान होता है। गतिविधियों पर नियंत्रण रखना और भावनाओं की जानकारी होना और ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी गई सूचनाओं का अर्थ समझना मस्तिष्क के कार्य होते हैं। तो मस्तिष्क बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सिर के खोखले भाग में होता है और इसके साथ साथ वो वहाँ पे सुरक्षित होता है। गतिविधियों हमारी जो भी भावनाएं होती हैं या जो भी हम कार्य करते हैं, सोच विचार के करते हैं, वो सब हमारे मस्तिष्क के कार्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि मस्तिष्क के इन सारे कार्यों को नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो बच्चों, अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें एक और चीज़ बताई गई है, इसे ध्यान में रखिए। दुर्घटना होने अथवा सर पर आघात होने पर खोपड़ी में चोट लग सकती है। इसके कारण यदि मस्तिष्क को आघात लग जाए तो अस्थायी अपंगता और मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए स्वचालित दूरपहिए वाहन चलाते समय सिर स्ट्राप यानी कि हेलमेट का उपयोग करना आवश्यक होता है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि जब कभी भी आप वाहन चला रहे होते हैं तो उस समय अपने मस्तिष्क की, अपने शरीर की सुरक्षा के ख्याल में रखते हुए हेलमेट यानी कि हेलमेट को और बाकी जो भी सुरक्षित और सिक्योरिटी से रिलेटेड नियम बनाए गए हैं उन्हें ज़रूर पालन करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते और हमारे मस्तिष्क पर किसी भी तरह का आघात होगा बच्चों, तो हमें मृत्यु होने का और अस्थायी रूप से अपंगता आने का भय होता है। तो बच्चों, आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि शरीर के अंतर्गत कौन कौन से भाग होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, उनके नाम क्या है और वो कौन कौन से कार्य करते हैं। तो इसी के पश्चात ये हमारा पाठ समाप्त होता है। आप अच्छे से इस पाठ का एक बार पठन करेंगे, इसे फिर से पठन करके समझेंगे और इसके पश्चात इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे आप उसे लिखकर दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।